मित्रों, पूरे साल के इकोनॉमी के अपडेट्स के लिए मेरी विन 23 सीरीज चल रही है। वैसे मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अनअकैडमी पे आप पूरा फ्री में देख सकते हैं। यूट्यूब पे हालांकि इसके एपिसोड थोड़े धीरे धीरे रिलीज़ किए जाते हैं। अब ये जो पूरा सीरीज कंप्लीट हुआ, उसमें से मैंने 100 क्वेश्चन की एक मॉक टेस्ट बनाई है, ताकि इकोनॉमी का आपका पूरा रिवीजन इस पूरी सीरीज का हो जाए। और ये टेस्ट रविवार रात 9 बजे से 2 घंटे की होगी। 100 क्वेश्चन उसमें हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव इट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा जैसे ही प्रीलिम खत्म होगी, उसके बाद मेंस की आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। स्टे ट्यून फॉर दैट। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, 6 पिलर्स और वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ, और धीरे धीरे इसके वीडियो इधर यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो हम लोग अभी सेकंड पिलर में, तो बजट, इनकम टैक्स, ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम, वो सब पढ़ लिया था। इस तीसरे वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे कि जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या नए डेवलपमेंट्स आए। उसके बाद रेवेन्यू शॉर्टफॉल, टैक्स बायंसी, डीमोनेटाइजेशन जजमेंट वगैरह की बातें चलेंगी। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। लेट्स क्रैक इट। तो बेसिकली वी आर हियर। बजट का रेवेन्यू पार्ट, इनकमिंग मतलब इनकम, उसके अंदर टैक्स रिसीट, टैक्स के अंदर भी कंपनियों के कॉर्पोरेशन टैक्स, पब्लिक पे इनकम टैक्स, वो सब देखा। डायरेक्ट टैक्सेस आर ओवर। नए बजट में इसके अलावा और छोटे मोटे तो होते हैं सब, कि एमएसएमई वाले को इतना मिलेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स के अंदर फायदा होगा, पर अपनी एग्जाम के लिए काम का नहीं, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है पहले। सो विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दोस माइक्रोस्कोपिक थिंग। डायरेक्ट टैक्स में जो मुझे बताना था वो मैंने बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, परोक्ष कर। मतलब जो आपने सीधा गवर्नमेंट को नहीं देना, आप शॉपकीपर को दे, शॉपकीपर सरकार को दे, ऐसी बात है। तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है वो समझते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल वगैरह 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी। बाकी सब जो भी माल सामान है उस पर लगता है जीएसटी। ये विमल और ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उस पर जीएसटी लगता है, करेक्ट। उसके अलावा एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। लेटेस्ट जो 2023 बजट आया वो ऐसा बोल रहा है कि ये जो नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगती है टोबैको प्रोडक्ट्स पे, उसके अंदर भी जो सिगरेट पे लगती है उस पर सरकार ने इस टैक्स को थोड़ा और बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों किया होगा? कि सरकार पब्लिक कम होंगे और हेल्थ अच्छी रहेगी। सो दैट इज द न्यू डेवलपमेंट। इसलिए याद रखना है एनसीसीडी में क्या था। अब एक और चीज मित्रों, ये मैंने आपको बताया, ये तो अपना रफ्तार से सब चल रहा है। आपको आराम से इसको हैंडआउट को पढ़ना है। मैं बहुत सारे फैक्ट्स एक एक लाइन खींच के नहीं सिखा रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हैंडआउट मैंने आपके लर्न ऐप पे डाल दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल ये शुरू हो रहा है पेज 65 से। आप कहे तो पहले के 64 पेज की थे भाई, तो 2 लेक्चर हम खत्म कर चुके हैं पिलर 1 के अंदर। फिर ये आया, फिर मैंने आपको वार्म अप दिया। फिर ये टैक्स की, माफ कीजिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे की थीम पेज 67 पर, वो आपको खुद से रट लेनी है। रेवेन्यू पार्ट मैंने आपको सिखाया, अलग अलग डायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको सिखाए। फिर एंजल टैक्स मैंने आपको सिखाया, उसके अंदर भी सब बेसिक चीजें आपको वहां से पढ़ लेना है। न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम सीखा है पेज 70। फिर ये उसके अंदर और छोटे छोटे मुद्दे हमने समझे। उसके बाद अभी हम लोग पहुंचे पेज 73 ऑफ द हैंडआउट की, जहां पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की अब हम बात करें। अब उसमें भी जैसे एनसीसीडी, तो उसमें भी छोटे छोटे फिर फैक्ट्स होते हैं जो मैं आपको बता नहीं रहा, वो सीधे अपने हैंडआउट से पढ़ने। कि एनसीसीडी में जो पैसा आया वो पब्लिक अकाउंट में जाता है, और उसमें से डिजास्टर मैनेजमेंट में जाता है वगैरह। सो दोज थिंग्स आर गिवन इन हैंडआउट। वो सब सिंपल सी चीजें आप खुद से खत्म करो। एनीवे, सो कमिंग बैक, मैं आपको बता रहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट पे एक्साइज, गुड सर्विसेज पर जीएसटी, टोबैको पर जीएसटी प्लस एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। सिगरेट पे और बड़ा लेटेस्ट बजट में वो डेवलपमेंट। दैट मच इज डन। अभी कस्टम ड्यूटी के अंदर भी कुछ छोटे छोटे डेवलपमेंट है, वो क्या है वो भी समझते हैं। देखिए, कस्टम्स ड्यूटी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। अब आप लॉजिक लगाओ कि मान लीजिए सब इंपोर्ट होने वाली चीजों पर मान लीजिए 12% कस्टम ड्यूटी लगती हो, तो हर बजट में नया क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि बाहर से हम जो रॉ मटेरियल मंगवाते हो, या इंटरमीडिएट गुड जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप, कैमरा लेंस फॉर द मोबाइल फोन, कोल है, स्टील है, तो उसमें थोड़ा कम कर देंगे। सपोज 12 की जगह 10 कर देंगे। वाई? बिकॉज दे वांट कि रॉ मटेरियल सस्ता और भारत के अंदर प्रोडक्शन में यूज हो। तैयार माल, फिनिश गुड जैसे ज्वेलरी, कार, सोलर पैनल इंपोर्टेड, तो उस पर वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं लोग स्वदेशी खरीदे, विदेशी नहीं खरीदे, ताकि अपनी
करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ी काबू में रहे। वो मामला क्या थर्ड पिलर में देखें। अगर ये सब फिनिश्ड गुड्स बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको लगे कि भारत में उसकी शॉर्टेज है इसलिए बाहर से लाना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल पाम ऑयल और दूसरा एडिबल ऑयल, खाद्य तेल या फर्टिलाइजर, तो बाहर से वो मंगवाते हैं। आप कहें नहीं स्वदेशी खाओ ना, पर स्वदेशी में शॉर्टेज है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ एडिबल ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। तो उसमें अगर बाहर से इंपोर्ट करें मान 12%, तो कम कर देगी सरकार 10%। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई भारत में आए और वो वाजिब दाम पे मिले, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, महंगाई कंट्रोल में करनी। तो लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने सब अप्रिशिएट किया कि हाँ ये सब बाहर से जो भी हम मंगवाते थे उस पर अभी टैक्स कम किया है सरकार ने, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते वैसे भी महंगा हो गया था, तो टैक्स कम किया है ताकि इंडिया की पब्लिक को थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। अब उसी लॉजिक पे लेटेस्ट बजट में भी कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म लिए हैं कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी बनाने की रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स कम करेंगे वगैरह। तो वो सब आप हैंडआउट में दिया, आराम से पढ़ लेना नए बजट में क्या बोला है। कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, सिंपल लॉजिक की बात है, रॉ मटेरियल पे बढ़ा देंगे ताकि भारत में रॉ मटेरियल बना रहे, अपने स्वदेशी इंडस्ट्री को मिले। फिनिश गुड पे कम करेंगे, एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी, ताकि फॉरेन की पब्लिक को अपना माल सस्ता लगे। और भारत में अगर ऑनियन की शॉर्टेज है तो उसको एक्सपोर्ट होने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसके एक्सपोर्ट पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देंगे ताकि भारत में वो सप्लाई उसकी ज्यादा रहे। आराम से ये चार्ट दिया है आपके हैंडआउट में, सोचना समझना, इट विल बिकम क्लियर। खैर तो वो तो खत्म हो गया कस्टम ड्यूटी, अभी मेन चीज पे आता है, वो है जीएसटी। सो नाउ टू द मेन थिंग, दैट इज जीएसटी। जीएसटी सिर्फ बजट में नहीं होता। जीएसटी आप जानते हैं उसमें यूनियन और टैक्स स्टेट दोनों का काम होता है, तो बार बार मीटिंग होती है उसकी। सो राउंड द ईयर देयर आर सम स्मॉल अपडेट्स, वो सब हम लोग देखेंगे। सो वी आर लर्निंग अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम, अभी गुड सर्विस पे जीएसटी की मुझे बात करनी। देखिए कुछ तो फैक्ट्स रात को 12 बजे भी कोई उठा के पूछे तो रट के आपको याद होने चाहिए। एक चीज ऐसी है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पर यूनियन का एक्साइज और स्टेट का वैट लगता है। उसी तरह कुछ और स्पेशल क्लेस याद रखने हैं, इलेक्ट्रिसिटी और लिकर, पीने की शराब, ये जो दो चीज पे भी जीएसटी नहीं लगता है, उस पर राज्य सरकार के टैक्स लगते हैं, वो स्टेट एक्साइज, स्टेट वैट, इलेक्ट्रिसिटी पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह, तो वो हो गया। उसके अलावा वाली ज्यादातर जो चीजें हैं उस पर लगता है जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे बिस्किट हो गया, चाहे कार हो गई, चाहे लॉटरी की टिकट हो गई। सो मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स दे आर सब्जेक्टेड टू जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल एक कार की हम बात करें तो कार पे लगे जीएसटी और उस पर हाईएस्ट 28%। अब मान लीजिए वो कार बनी हो गुजरात में और बेचा जाए उसको यूपी में, और सरकार कहती है कि 28% जीएसटी है, तो इंटर स्टेट जब भी ऐसा ट्रेड होता है तो आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके फिर दो हिस्से हो जाएंगे, उसमें से 14% यूनियन रख लेगा सेंट्रल जीएसटी, और बाकी 14% स्टेट को मिला है। तो प्रश्न किस स्टेट को मिलेगा? गुजरात को नहीं मिलेगा, यूपी को मिला। आप कहने दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो क्यों भेदभाव है? भाई उसमें बात ऐसी है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन डेस्टिनेशन, ग्राहक इधर बैठा है उधर देना है, तो यूपी को इसलिए जाए क्योंकि कस्टमर उधर बैठा है। सो एसजीएसटी विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर प्रश्न है, गवर्नमेंट ने कितना 28% जीएसटी बोला है कार पे, तो यूनियन को कितना मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए, स्टेट को 21 मिलना चाहिए, या यूनियन को 21 मिले और स्टेट को 7 मिले, या फिर कि दोनों को 14 मिले? हाउ टू डिवाइड दैट 28? तो वो कौन तय करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला उसके लिए एक संवैधानिक संस्था होगी जिसका नाम होगा जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। और उन्होंने मीटिंग की, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यूनियन की तरफ से, एक और जूनियर मिनिस्टर होता है, सब स्टेट अपनी तरफ से एक एक मिनिस्टर भेजते हैं, और ऐसी जो बड़ी सी एक कमिटी बनती है वो जाके डिसाइड करते हैं। सो दे हैव डिसाइडेड कि आधा आधा बांटना है, तो 28% अगर जीएसटी है तो यूनियन को 14 मिले, स्टेट को 14 मिले। हाँ तो यूनियन को कितना मिला? सीजीएसटी मिला 14। अभी यूनियन को मिला सीजीएसटी 14, और ये चाहे कार है, मोबाइल है, सॉफ्ट ड्रिंक है, सब पे उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे। उसके अलावा यूनियन के और भी टैक्स है, कौन सा? इनकम टैक्स है, कंपनियों के प्रॉफिट पर कॉर्पोरेशन टैक्स है वगैरह। तो जितनी भी उसको कमाई हुई इधर से इधर से इधर से, सपोज 100 रुपीज अर्न, उसमें से वापस 41% रुपया यूनियन ने स्टेट्स को दे देना है। क्यों? क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह ऐसा बोल के गए। ये सब हम पढ़ के बैठे हैं, पर रिमेंबर दिस थिंग्स। आगे बढ़ते हैं।
जीएसटी पे वापस आते हैं। तो जीएसटी के स्लैब क्या, इनकम टैक्स के तो हमको याद है, ओल्ड वाले तो याद ही हैं, 5, 20, 30 है। तो इधर कौन से स्लैब है? तो जवाब है, अगर कोई लाइब्रेरी है जिस पर फीस लगती है, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ऑर्डिनरी टाइप का सिंपल सा एनवेलप और पोस्ट कार्ड होता है, तो वो सबके सर्विसेज है 0% जीएसटी। प्लम्बिंग सर्विस 5%। बढ़ते बढ़ते आगे जाओ कि कोचिंग सर्विस तो 18%, और भी आगे बढ़ो कि गैम्बलिंग लॉटरी वगैरह तो 28%। कुछ लॉजिक से चल रहा है आप। सिमिलरली फिजिकल वस्तु गुड्स की बात करो तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल है 0%। थोड़ा और आगे बढ़ो, कोरोना के वैक्सीन वगैरह कितना 5%। आप कहने नहीं उस पर 0 रखो, कोरोना के वैक्सीन भाई वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर नहीं मिलेगा, उसके चलते कैसे असल में दवाई महंगी हो जाएगी, वो सब हम लास्ट ईयर विन 22 सीरीज में पढ़ चुके हैं, या उससे पहले भी पढ़ चुके हैं। सो गो थ्रू दैट। वो कहानी वापस करें तो 1 घंटा उसी में चल जाती, इसका भी काम नहीं। बढ़ते बढ़ते अगर ये सब बिस्किट आइसक्रीम वगैरह अराउंड 18%, ये मोबाइल टैबलेट टीवी वगैरह पर भी 18%। फिर और आगे बढ़े और लग्जरी आइटम जैसे ये कार्स हैं, बड़े बड़े 65 80 इंच के बड़े बड़े एलसीडी स्क्रीन है वगैरह, उस पर हाईएस्ट स्लैब। उसी तरह टॉबेको वगैरह प्रोडक्ट पर भी ये जीएसटी हाईएस्ट स्लैब लगे। तो ये सब तो चल ही रहा था, इसमें नया डेवलपमेंट क्या आया? तो मैंने आपको बताया बजट भले 2023 में आया, पर जीएसटी ऐसा है पूरा साल कुछ ना कुछ बॉल बाय बॉल कमेंट ही चलती है, क्योंकि उसकी काउंसिल अलग है। तो वो तो जितनी बार मिले उतनी बार बॉल बाय बॉल कमेंट है कि नक्शे पे लगेगा कि नहीं, और इस पे लगेगा वगैरह। खैर, तो अपडेट्स में जाने लायक ये था, ऐसा जो लूज या अनब्रांडेड टाइप का गेहूं चावल है उस पर कितना 0 जीएसटी। आप प्रोसेस करो पैक करो कि पतंजलि का आटा, तो प्रोसेस्ड पैक्ड एंड लेबल्ड है तो इस पर 5% जीएसटी। दही कर्ड ऐसा छुट्टा या खुला या लूज नजर के सामने पैक करके दिया, तो इसको आप प्री पैक नहीं बोल सकते, इसको ब्रांडेड नहीं कह सकते, तो इस पर कितना जीएसटी 0। लेकिन इसको मैं एक बॉक्स में पैक करूं अमूल मस्ती दही, तो ये क्या प्री पैक्ड है और लेबल्ड है, इस पर कितना जीएसटी 5% जीएसटी। तो इस पर काफी टाइम तक वो सब जोक्स मीम्स और कंट्रोवर्सी चली थी, बट अल्टीमेटली जो है वो है। तो ये दिस इज द थिंग, सो यू हैव टू रिमेंबर, फ्रेश वाले पे नहीं, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड है तो उस पे है। अब ये सब चल रहा है, एक और कंट्रोवर्सी बीच बीच में आती है। मैं तो जो भी ऑनलाइन गेमिंग्स आप जानते हैं आजकल, ये रमी पोकर लॉटरी वगैरह बहुत सारा ऑनलाइन चलता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ गेम्स। एक होते हैं गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस। जैसे ऑनलाइन ये ऐसा स्लॉट मशीन हो, अब उसमें 7 नंबर आया तो आपका जैकपॉट है, पर उसमें आपका तो नसीब है ना, वो कोई लॉजिक है नहीं। लॉटरी टिकट आप खरीदो, ये सब रूले और ये सब में तो कौन सा नंबर लगेगा तो आपको इनाम मिले, सो दैट इज गेम ऑफ लक। अब ऐसी जो भी आप गेम्स खेलते हैं, मान लीजिए ऐसा ऑनलाइन जो भी एप्स है, उसमें आपने 100 रुपए का ऐसा पहले कॉइन्स या टोकन आपने खरीदा, ये जो प्लास्टिक के, तो उस पर कितना जीएसटी? तो जवाब है 28%। क्यों? ये तो लग्जरी टाइप हो गया या डीमेरिट या सिंफुल हो गया, समाज के लिए हानिकारक, तो ज्यादा जीएसटी लगता है। उसके मुकाबले दूसरा होता है गेम ऑफ स्किल, जैसे चेस में या बिलियर्ड्स और पोकर वगैरह, बिलियर्ड्स स्नूकर या जो उन सब पूल गेम में लगे। ये भी आजकल ऑनलाइन ऐसे गेम्स हैं आप खेल सकते हैं। अब उस पर ज्वाइनिंग फी मान लीजिए 100 रुपए, तो उस पर कितना जीएसटी होना चाहिए? तो सरकार ने पहले 18 रखा था। आजकल ऐसी कंट्रोवर्सी है कि जीएसटी काउंसिल ने एक समिति बनाई थी कुछ, कोनरेड संगमा, मेघालय सीएम और समवन, और फिर उन्होंने ये कहा कि इन सब के ऊपर फ्लैट 28% कर दो। ऑनलाइन गेम चाहे वो स्किल की हो, लक की हो, कुछ भी हो, उस पर 28% जीएसटी होना चाहिए। तो उस पर कंट्रोवर्सी चलती है कि ये फैंटेसी स्पोर्ट्स और रमी पोकर वगैरह गेम ऑफ स्किल है, इस पर कम टैक्स डालो वगैरह, बट गवर्नमेंट वो सुन नहीं रही। क्या ये फाइनल होना बाकी है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द लेटेस्ट एंड विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। सफिशिएंट टू नो कि फीस पे जीएसटी लगे। फिर आपने मान लीजिए इसमें 10,000 रुपये आपने जीत लिया, तो सरकार ये कहे जीते हुए प्राइस पे भी जीएसटी लगे, और उसके अलावा उस पर टीडीएस भी लगे, इनकम टैक्स भी लगे वगैरह, सभी टैक्स सरकार मांगने की फिराक में। तो बीच बीच में न्यूज़पेपर में काफी कॉलम आते हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप ऐसे ऑनलाइन गेम जीतने पर जो प्राइस था उस पर जीएसटी भी मांगोगे, और फिर जिसको प्राइस मिला उस पर इनकम टैक्स भी मांगोगे, तो 28% जीएसटी और फिर 30% इनकम टैक्स, मान लिया हाईएस्ट स्लैब में हो, तो 58% ऑफ योर विनिंग, जितना जीते उसका तो मेजोरिटी रकम तो सरकार टैक्स में ले जाएगी। तो फिर क्या होगा? पब्लिक अंडरग्राउंड खेलेगी, मतलब डार्क नेट पे वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर यूज करके बिटकॉइन के साथ खेलेगी।
और उसमें फिर माफिया और ये सब न्यूसेंस एलिमेंट आ जाएंगे, सो दैट विल नॉट हेल्प वगैरह, वो अलग से कॉलम चलते हैं। अब चाहे जितनी बार कॉलम चले, नाउ यू नो व्हाट दे वांट टू से, दिस इज ओवर, उसमें जाने लायक उतना ही था। खैर आगे बढ़ते हैं मित्रों, आप जानते हैं ये 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की कुछ बात चल रही है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब लोग बोल रहे हैं। तो मिलेट बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स, जो भी ऐसा बॉर्नवीटा टाइप की चीज जो जवार बाजरे से बनाई गई हो, उस पर अभी लगता है 18% जीएसटी। तो स्वाभाविक है ये सब एक्टिविस्ट और बिजनेस लॉबी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाली, वो क्या बोल रहे हैं कि मिलेट बेस्ड ये जो फूड प्रोडक्ट है उस पर 18% जीएसटी नहीं, कम रखो, जैसे कि सपोज 5% ही रखो, जैसा अमूल मस्ती दही पर है। प्रश्न देन हु विल डिसाइड कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसे जितने प्रपोजल डिमांड वगैरह आते हैं वो जाते हैं जीएसटी फिटमेंट कमेटी। फिटमेंट कमेटी असल में वो क्या होता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स ऑफिसर्स को बिठाया जाता है, वो डिसीजन लेंगे सब मैथमेटिकल एक्सेल एनालिसिस से कि अगर ऐसा करेंगे तो कितना फायदा या लॉस होने वाला है, वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। और फिर वो अपनी सिफारिश, रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को देंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जीएसटी काउंसिल उसको देखते हुए फिर अल्टीमेट डिसीजन लेगी। तो अल्टीमेट डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने क्या लिया है, नो, कि नहीं वो बराबर है, 18% उस पर लगे तो 18% ही लगेगा, 5% या 0 नहीं लगेगा। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। फिटमेंट कमेटी ये वाला नया कंसेप्ट है, ये याद रखना है। दूसरा, फिटमेंट कमेटी मतलब वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, वो तो जीएसटी काउंसिल ने अपने ऑफिसर्स को कहा है तुमको ये काम करना है। फिटमेंट का मतलब यहाँ पर हेल्थ मत करना कि सिर्फ मिलेट का, इस पे और भी है कि ऑनलाइन गेमिंग पे क्या करना है या किस पे क्या, तो वहां पर भी ये अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू हेल्थ। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो अब बंद हो गई इसलिए चर्चा में, उसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। वो ऐसा है कि पहले जब जीएसटी नहीं था तो क्या लगता था, यूनियन का एक्साइज और स्टेट का वैट। अब क्या वो सब बंद हो, इसकी जगह जाता है जीएसटी। अब जीएसटी आने पर ये जो भी है, डोमिनो पिज्जा, नेस्ले के जो भी अलग अलग मैगी या प्रोडक्ट्स, वहां पर कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट या उनका एक जात का कैशबैक मिलता है कंपनी को, जिसके चलते असल में उसको कंपेयर टू एक्साइज वैट जीएसटी में कम टैक्स भरना पड़ता है। सो देन आइडियली व्हाट शुड हैपन कि अगर कंपनियों को ये जीएसटी में आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल रहा है, तो उसने अपनी वस्तुओं को सस्ता करना चाहिए, कि मैगी पहले से सस्ती होनी चाहिए, पिज्जा पहले से सस्ता होना चाहिए। ये ऐसा तो आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। सो प्रोडक्ट्स हैव नॉट बिकम चीपर, कि डोमिनो पिज्जा पहले भी 199 और अभी भी देखो तो ही 199 ही है, तो असल में तो या तो सस्ता होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो कंपनियां हैं वो मुनाफाखोरी कर रही है, प्रॉफिटियरिंग करे। उससे लड़ने के लिए एक संस्था बनी, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण। वैसी बात थी, अगर कंपनियों ने जीएसटी आने पर कंपेयर टू प्रीवियस टाइम माल को सस्ता नहीं किया, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो ये संस्था जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ये लोग उस कंपनी को सजा देंगे कि तुम रिफंड करो पैसा, तुम ये तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करेंगे वगैरह जो भी। उसके ऊपर कंपनी को अपील में जाना, हाई कोर्ट में जाए। ये जो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी थी 2017 में बनी, तो बोला गया कि ये सिर्फ 2 साल के लिए रहेगी, मतलब अप टू 2019, फिर इसको बंद कर देंगे, क्योंकि सरकार ऐसा सोचती है कि तब तक सब कंपनियां सुधर जाएंगी और फिर इसकी जरूरत नहीं होगी। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने उसका टाइमलाइन और एक्सटेंड किया, थोड़े और साल उसको बढ़ाते रहे, बट अल्टीमेटली 2022 दिसंबर में इसको बंद कर दिया या हम कहीं मर्ज कर दिया। तो अब ऐसी बात है कि अभी भी कोई ना कोई तो बदमाशी करता होगा, तो उससे कौन लड़ेगा, तो जब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2002 में उसका कानून था, वो लोग अब से देखें। सो रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम, दिस इज द लेटेस्ट करंट अफेयर्स। जीएसटी में एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के मैटर्स विल नाउ बी लुक्ड आफ्टर बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, जीएसटी काउंसिल नो, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी नो, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विल लुक आफ्टर इट। खैर अब तक हम जो बात कर रहे हैं वो सब क्या, सब डंडे चलाओ, रेड मारो, ऐसी सब हम तो बात कर रहे हैं। लेकिन फिर सरकार नहीं, गुलाब का फूल भी देना चाहिए, मतलब टैक्स पेयर के लिए कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करते हैं। सो नेक्स्ट मैटर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, देखिए जीएसटी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने किसी बिजनेसमैन पे रेड करी, उस पर नोटिस भेजा,
तो बिजनेसमैन उसके खिलाफ अपील में जाएगा, करेक्ट। तो उसका सीक्वेंस क्या होगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा क्या सिस्टम है? तो सबसे पहले होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो मतलब ऐसा ही वो उनका एक्साइज कस्टम वाले जो सुप्रिटेंडेंट, आईआरएस ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, उस लेवल पे सुनवाई होगी। उधर मजा नहीं आए तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, दैट इज फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, मतलब वो आईआरएस जो कमिश्नर रैंक का ऑफिसर होगा उस पे जाए। उसके ऊपर सीधा पहले जाना पड़ता था हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें दो तकलीफ थी कि सीधा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से हाई कोर्ट पे जाओ तो हाई कोर्ट में केस का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता था, और सभी बिजनेसमैन के लिए ये संभव भी नहीं था कि मान लीजिए वो दूर दराज रहता और फिर कहाँ मैं लखनऊ या अहमदाबाद या मुंबई के अंदर हाई कोर्ट तक मैं पहुंचूं। सो इट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर देम। तो सरकार ने मतलब जीएसटी काउंसिल ने बोला कि इसमें बीच में एक और नई संस्था बनाते, बिटवीन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट, बीच में एक और संस्था बनाते जिसका काम होगा, जिसका नाम होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटैट। ये लेटेस्ट वाली चीज 2023 में अब हम करेंगे। इसमें भी हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी चलती है, स्टेट गवर्नमेंट के हमारे इतने ऑफिसर होने चाहिए, यूनियन के हमारे इतने ऑफिसर होने चाहिए, खैर। पर इससे फायदा क्या है कि सपोज हाई कोर्ट एक जगह पर हो मुंबई में, लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल है वो और पुणे, नासिक और 3-4 जगह डाले जाए तो बिजनेसमैन को धक्के नहीं खाने पड़े मुंबई तक, लाइक दैट इट विल हेल्प। और हाई कोर्ट में बहुत सारे केस सीधे नहीं आ जाएंगे, बीच में ये वाली संस्था में भी कुछ तो केस सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज द आइडिया। और फिर वो और ऊपर जाता, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। इसका कॉम्पोजिशन क्या है तो जब आएगा तब हम देखेंगे, अभी आना बाकी। हम लोग बात कर रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापारी को थोड़ी सुगमता हो। पहले ये था कि जीएसटी में अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर की रकम की आप चोरी कर रहे हैं तो फिर मुकदमा चलता था और आपको जेल हो जाए, ऐसी कुछ बातें थी। अब सरकार ने बोला डिक्रिमिनलाइज कर देंगे कि अब टू मतलब लेस देन 2 करोड़ तक के मामले होंगे तो उसमें आपको डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, मतलब आपको जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना, नो जेल, ओनली फाइनेंशियल पेनल्टी। दूसरा, अगर कोई जीएसटी ऑफिसर को आपकी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन को आया और आप उसको रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी पहले जेल हो जाए। अब बोला कि डिक्रिमिनलाइज की पेनल्टी होगी, जेल नहीं होगी। टेम्परिंग एविडेंस, सबूतों से छेड़छाड़ करो, पहले जेल होगी, अब जेल नहीं होगी, डिक्रिमिनलाइज किया। सो दिस इज ऑल्सो डन। अब ये असल में काम किसने किया सोचो, जीएसटी काउंसिल ने, क्योंकि ये मैटर जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। लेकिन जो लेटेस्ट बजट आया उसने कहा कि हाँ ये सब जो हमने किया था जीएसटी काउंसिल में दिसंबर में, ये सब बहुत मान है, और उसको वापस बजट में रिपीट किया। सो देयरफॉर इट इज इन न्यूज। अब कुछ लोग ये सोचेंगे ये तो गलत नहीं हो रहा, ये सब एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड की तरह, इनको जेल में फिट कर देना चाहिए, एनकाउंटर कर देना। पर आप समझो, अगर आप किसी बिजनेसमैन को ये कहते हो कि तुमको जेल होगी, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तक केस चलवाते रहेगा ना, तो असल में कोर्ट का काम बढ़ जाता है। लेकिन उसको कहे कि तुमको सजा नहीं, तुमको 5 लाख रुपए दे, खेल खत्म। सो ही विल ऑल्सो थिंक कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा तो वकील का जितना खर्चा है उतनी पेनल्टी बनी है तो निकल जाओगी। तो कोर्ट का भी टाइम बचे, गवर्नमेंट का भी टाइम बचे, बिजनेसमैन का भी टाइम बचे, दैट इज द आइडिया। सेकेंडली, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सपोज ये वाली जो चीज है ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर, कुछ बार ऑफिसर खुद करप्ट हो, इसलिए वो आप पर झूठा इल्जाम लगाए कि तुमने मुझे फैक्ट्री में आने से रोका था, कह के आपसे रिश्वत मांग रहा हो, आप नहीं दो और कि तुमको जेल में फिट करवा दूंगा वगैरह। तो वो सब न्यूसेंस भी थोड़ा कम हो जाए, ये भी कारण हो सकता है वगैरह। सो बेसिकली दे हैव डिक्रिमिनलाइज्ड इट। जीएसटी में और भी बहुत सारे थियरी और कंसेप्ट हैं, जैसे जीएसटी कॉम्पेंसेशन स्टेट्स मांग रहे हैं, उसका क्या मामला है, वो हम ऑलरेडी फुल लेंथ कोर्स में पढ़ चुके हैं, तो अब उसमें हम और टाइम स्पेंड नहीं करें। वो सब अपना अनअकैडमी आइकॉनिक और प्लस पैकेज के अंदर दैट इज कवर्ड। उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन, उसके भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, ग्रांटीनेड वगैरह। आई थिंक विन 20 सीरीज में इसको पढ़ लिया था, वो पुराना देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। टैक्स जितना कलेक्ट करना था कर लिया। नेक्स्ट मुद्दा है ब्लैक मनी एंड टैक्स इवेजन। हम ये करते हैं